मगर बेटे जरूर हैं जिन्हें हम राष्ट्रवादी जुबान में सपूत कहते हैं, प्यार से लाल भी। जो इस दर्जे को पार कर जाता है उसे महापुरुष कहते हैं। महास्त्री जैसा शब्द आज तक नहीं सुना। आजादी के दौर में बने सारे कैलेंडर देखने का दावा तो नहीं करता। आज के कार्यक्रम के लिए जिन किताबों को पढ़ा उनमें जो भी तस्वीरें इस्तेमाल हुई हैं वहां भारत माता के अलावा संघर्ष और राजनीति से जुड़ी कोई स्त्री नजर नहीं आई। अपवाद की बात नहीं करता, जबकि भारत माता के उदय से बहुत पहले, तस्वीरों वाली भारत माता के उदय से बहुत पहले 1848 में सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल बना दिया था। वो हिंदुस्तान का लड़कियों के लिए बना पहला स्कूल है। गांधी के आंदोलन में भी बहुत सी स्त्रियां थीं, जेल जाने वाली और लाठी खाने वाले भी, मगर इन तस्वीरों में ज्यादातर महापुरुष ही नजर आते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर भी बेहद कम जगहों पर दिखते हैं, ना के बराबर। इसी को अंग्रेजी में एक्सक्लूजन कहते हैं। जरूरी नहीं कि किसी ने जानबूझकर किया हो, मगर कई बार जानबूझकर ही किया जाता है। इन्हीं खाली जगहों को भरने के लिए मौजूदा राजनीति उठ पड़ती है। कोई महिला कह सकती है कि वो सावित्री बाई फुले को क्यों नहीं देख रही। कोई आदिवासी पूछ सकता है कि भारत माता के बगल में बिरसा मुंडा क्यों नहीं है। कोई दलित पूछ देगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं है। इन्हीं रिक्त स्थानों को भरने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल अपना सपना बेचते हैं। एक बार डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद ने पूछा था कि फैंसी ड्रेस पार्टी में बच्चे अंबेडकर बनकर क्यों नहीं जाते। मायावती ने इसे दूसरी तरह से हल किया। जब सरकार में आई तो दलित महापुरुषों की और महास्त्रियों की मूर्तियों का पार्क बनवाने लगी। जब आपने ज्योतिबा फूले और झलकारी बाई को विवेकानंद और झांसी की रानी के साथ नहीं लगाया तो राजनीति रिक्त स्थानों की पूर्ति की मांग तो करेगी। जैसे भारत माता के कैलेंडर में, इस कैलेंडर में आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस नजर आते हैं, मगर अंबेडकर या ज्योतिबा फूले नहीं। जबकि ये कैलेंडर राष्ट्रवादी होने का दावा करता है। इसके नीचे जो लिखा है कि आजादी के बाद हमने भाईचारा बढ़ाने के बजाय जातिवाद को बढ़ावा दिया, भाई को भाई से अलग किया। दरअसल जातिवाद के खिलाफ कैलेंडर बनाने वालों की समझ में वो लोग तो सबसे पहले होने चाहिए थे जो जातिवाद के शिकार रहे हैं, मगर वो तो यहां है ही नहीं। मास मीडिया यही तो करता है, एक को जगह देता है, दूसरे को गायब कर उससे पिन मार देता है। कैलेंडर आर्ट मास मीडिया का आरंभिक रूप है। क्रम से कम प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद के आधुनिक संदर्भ में आप इतना तो कह ही सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह भारत माता कभी नक्शा बन जाती हैं, कभी नक्शे के भीतर फिट हो जाती हैं, कभी उनके साथ बहुत से सपूत लोग आ जाते हैं। पर हम हमेशा भारत माता की तस्वीर से ही भारत की कल्पना नहीं करते हैं। कई बार हम भारत की कल्पना करते हुए अपने जांबाज सैनिकों की कल्पना करते हैं। कई बार विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम याद आ जाती है, बस ठीक है। कई बार राजनेताओं को भी हम याद करते हैं, कई बार किसी गरीब व्यक्ति को भी। जरूरी नहीं कि भारत माता की, भारत की एकमात्र और अंतिम प्रतीक ही है भारत माता की। 1960 में मुगले आजम का फिल्म का पहला सीन आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि फिल्म का पहला संवाद शुरू होता है, मैं हिंदुस्तान हूं, और धीरे धीरे भारत का एक नक्शा है जो बड़ा होने लगता है। विशालकाय नक्शा हमारी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। आवाज का जादू तो है ही, मगर इस सीन और उसके संवाद को पहले आप सुनिए, फिर आगे बताता हूं। मैं हिंदुस्तान हूँ। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है। गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। इस आखिरी पंक्ति को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अकबर ने मजहब और रस्म रवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। यहां कवि कमाल अमरोही कह रहे हैं कि अपनी मोहब्बत को जाने और अपने मजहब को जाने और उससे प्यार किए बगैर कोई दूसरे मजहब से ना तो प्यार कर सकता है ना जान सकता है।
मुगल आजम बनती है फिल्म 1960 में। अकबर का समय है 1542 से 1605 का। भारत का जो नक्शा कमाल अमरोही साहब ने दिखाया वो तो क्या कोई भी नक्शा उस वक्त नहीं रहा होगा, लेकिन कमाल अमरोही साहब भारत के नक्शे से अकबर की कथा शुरू करवाते हैं। आपकी आंखों के सामने बड़ा होता विशालकाय नक्शा आपसे बात कर रहा है। भारत के लूटे जाने की भी बात करता है और संवारे जाने की भी बात। वो किसी हकीकत से भागता नहीं है। इस सीन की एक लाइन को याद रखिए, तभी आप अगले सीन की लाइन को ठीक से समझ पाएंगे। अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो 2 अक्टूबर 1997 की है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत माता पूजन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तब के संघ के लोकप्रिय प्रमुख रज्जू भैया आए थे। इस मौके पर जारी एक कैलेंडर की तस्वीर भी देखिए और भारत माता को कैसे बयां किया जाता है उसके नीचे वो भी सुनाता हूं। स्वामी रामतीर्थ का कथन है जो इस तरह से शुरू होता है। मैं भारत हूं, भारतवर्ष मेरा शरीर है, कुमारी अंतरीप मेरे पैर और हिमालय मेरा सिर है। मेरी जंघाओं में से गंगा निकलती है, कोरोमंडल मेरी बाईं और मालाबार मेरी दाहिनी टांग है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष हूं, पूर्व और पश्चिम मेरी बाहें हैं। ओह, मेरे शरीर की आकृति कैसी है। जब मैं चलता हूं तो सोचता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष चल रहा है। जब बोलता हूं तो सोचता हूं कि भारत बोल रहा है। मैं भारत हूं, मैं सत्य हूं, शिव हूं और सुंदर भी। स्वामी रामतीर्थ के कथन के ऊपर भारत माता की तस्वीर है, लेकिन जो कथन है उससे प्रतीत नहीं होता कि भारत माता अपने आप को बयान कर रही हैं या रामतीर्थ जी अपने भीतर और अपने जरिए भारत को। लेकिन संघ के इस कैलेंडर से ऐसा लगता है कि कोई पुरुष भी खुद को भारत होने का दावा कर सकता है। तभी मैंने कहा कि भारत सिर्फ भारत माता से बयान नहीं होती है, कोई प्रथम पुरुष भी भारत को बयां कर सकता है। वापस मुगल आजम के ही एक सीन की तरफ लौटते हैं। दूसरा सीन है, सलीम को अनारकली से प्यार है और बादशाह अकबर को मंजूर नहीं है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में हमारा स्पेस, हमारी जगह क्या है जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, और उसमें मुल्क का हस्तक्षेप या देश की तरफ से दखलंदाजी कितनी हो सकती है। उसकी सीमा कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है। एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये थी कि मुगल आजम कमाल अमरोही साहब की फिल्म नहीं है कि आसिफ साहब की फिल्म, तो हो जाती है गलती। तो जय भवानी जय शिवाजी का नारा नवंबर 10, 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा का पहला दिन था और बीजेपी शिवसेना के विधायक पहुंचे और काफी वहां पर जोश में जय श्री राम और जय शिवाजी के नारे लगा दिए। अकाली दल के मंच से जो बोले सो निहाल का नारा लगता है, लेफ्ट के लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं। अंबेडकर वादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग जय भीम का नारा लगाते हैं और अभिवादन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दलित दस्तक पत्रिका में पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े ने लिखा है कि अंबेडकर के सहयोगी बाबू हरदास ने सलाम वालेकुम से प्रभावित होकर कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं जय भीम कहूंगा और आप लोग बदले में बल भीम कहिएगा। बाद में बल भीम तो छूट गया, लेकिन जय भीम कहा जाने लगा। बल है या बोल है देखेंगे फिर बाद में। 1933-34 में नागपुर में समता सैनिक दल को जय भीम का नारा दिया गया। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद भी 1949 में अपने पत्रों में जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि हमारी राजनीति में नेता भले उनके सिद्धांतों पर ना चलते हों, मगर दिखावे के लिए ही सही उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। अंबेडकर ऐसे अकेले नेता हैं जिनसे आज के नेता वाकई डरते हैं। उनकी हर बात को इस तरह से पेश करते हैं या सुनते हैं जैसे कुछ हो जाए, चुनौती नहीं देनी है। जबकि अंबेडकर खुद ही नायक पूजा के खिलाफ लिख गए हैं और कहते हैं कि इससे नष्ट हो जाता है समाज और लोकतंत्र। अब दूसरा प्रसंग जिसमें गांधी जी से अंबेडकर पूछते हैं कि कांग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करती है और मुझे देशद्रोही क्यों कहती है। देशद्रोही से याद आया, हमें तो लगा कि आजकल ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका इतिहास देखिए कहां कहां है। इसके जवाब में गांधी कहते हैं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। तब की बंबई विधानसभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये एसआर दारापुरी साहब ने हस्तक्षेप.com पे लिखा है। अंबेडकर कहते हैं कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया है, और मैं इस सदन में पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। अगर कोई आतताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। जो यहां हो और जो यहां नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ लें।
मेरे अपने हित और देश के हित से टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्गों के हित के साथ टकराव होगा तो मैं दलितों के हित को तरजीह दूंगा। सोचिए, आज तो पार्टियों में दलित नेता अपने हितों को छोड़ देते हैं पार्टी निष्ठा के चलते, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे? कल अगर कांग्रेस बीजेपी से पूछ दे कि आप